Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very fine. I am also very fine. Today I am going to discuss the question bank of IIT JEE. तो आज चलिए मैं क्वेश्चन बैंक आईआईटी का क्वेश्चन बैंक में डिस्कस करने जा रहा हूँ और कौन सा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जितना मैं पहले आपको आईआईटी का क्वेश्चन बैंक में शुरू करते गया हूँ उसको आप रेडी करते जाना और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वही लोग इस क्लास को करेंगे जो थ्योरी पढ़ चुके हैं। जिनको थ्योरी नहीं है हाथ में उनको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिएगा, कहता है कि बैरोमीटर मेड ऑफ ए वेरी नैरो ट्यूब, बहुत नैरो ट्यूब है। जैसे आप लोग सुधा डेयरी में आप लोग लस्सी जो पीते होइएगा तो उसमें एक पाइप देता होगा, या आप डाब पीते होइएगा तो पाइप देता होगा, उतना नैरो है। उसको आप पानी में डालिएगा ना तो पानी के लेवल से ज्यादा हाइट चढ़ जाएगा। यदि उसको आप डालते हो तो पानी के लेवल से क्या हो जाता है, ज्यादा हाइट चढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहता है बैरोमीटर मेड ऑफ ए वेरी नैरो ट्यूब। ये बैरोमीटर है, जस्ट लाइक नैरो ट्यूब है। is placed at the normal temperature and pressure, the coefficient of volume expansion of mercury is 0.0018 per degree C, and diameter of the tube is negligible. ट्यूब का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है? ट्यूब का नेग्लिजिबल, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है उसका नेग्लिजिबल दिया हुआ है। इसका मतलब उसमें आपको मान करके चलना है कि उसमें एक्सपेंशन नहीं हुआ। The temperature of mercury in the barometer is now raised by 1 degree C, but temperature of atmosphere does not change. Then the mercury height in the tube remains unchanged. आप खुद यहाँ पर ध्यान दोगे इधर, कहता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका प्रेशर तो एज इट इज होगा, नहीं। और अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो जो यहाँ पर प्रेशर होगा वही ना यहाँ पर प्रेशर होगा। क्लियर है? लेकिन आप किसको आप टेम्परेचर बनाए? द टेम्परेचर ऑफ मर्करी इन द बैरोमीटर इज नाउ रेज्ड बाय 1 डिग्री सी। 1 डिग्री सी से इसमें जो है टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो जाहिर बात है उसका एक्सपेंशन हुआ होगा। तो एक्सपेंशन हुआ होगा तो वॉल्यूम बढ़ा होगा, वॉल्यूम बढ़ा होगा तब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम दोस्तों बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका डेंसिटी जो है या इस ट्यूब में घट गया हो नहीं, तो जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा। क्लियर? तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, क्योंकि ये वैक्यूम है। तो यहाँ से P नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच। टेम्परेचर बढ़ने पर रो घटा, लेकिन ये तो कांस्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो लेफ्ट साइड कांस्टेंट है और ये घटा, जी को आप चेंज नहीं कर सकते। एच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना घटा ये क्या होगा, घटा होगा, और ये क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी एक घटा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो हाइट यहाँ पर ट्यूब में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कहता है, द मर्करी हाइट इन द ट्यूब रिमेन्स अनचेंज। तो ये फॉल्स हो गया कि नहीं, हाइट एक्चुअली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी ये हो जाएगा आपका इंक्रीज, ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या है, डिक्रीज करेगा नहीं। क्लियर है? चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं ला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वाटर इन ए क्लोज ट्यूब, देख रहे हो ना, इज हीटेड विथ 1 आर्म वर्टिकली प्लेस्ड एवं लैंप। लैंप से देखो यहाँ पर हीट कर रहा है। कहता है कि water will begin to circulate along the tube in counterclockwise direction। counterclockwise direction मतलब
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? आप खुद समझो, यहां पर यदि आप हीट करते हो तो ये जो है वाटर जो है इसका डेंसिटी क्या होगा? घटा होगा। तो जब डेंसिटी घटता है तो ये ऊपर न जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही ऊपर जाएगा हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा तो इस वाटर को कहेगा चलो आगे, तो ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगा। इसका मतलब कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो है घूमना शुरू कर देगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉक है कि क्लॉक है? क्लॉक ना है, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी फॉल्स हो गया। नहीं, ये IIT 1983 में पूछा है। नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि ब्लॉक ऑफ आइस विथ ए लेड शॉट इम्बेडेड, मतलब उसमें धंसा हुआ है, घुसा हुआ है। कहता है कि ब्लॉक ऑफ आइस है दोस्तों, उसमें एक लेड शॉट जो है इम्बेडेड है। क्या है? और लेड का टुकड़ा उसमें घुसा हुआ है। कहता है कि इन इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर कंटेंट इन ए वेसल। यही वेसल है? नहीं, और ये वाटर है। और कहता है कि आइस में जो है एक, यही मान लेते हैं कि ये क्या है? लेड है, धंसा हुआ है। क्लियर है? तो फर्दर कहता है क्या? इतना तो तय है कि लेड का डेंसिटी क्या होगा? आइस से ज्यादा होगा, वाटर से भी ज्यादा होगा। तो लेड का डेंसिटी ग्रेटर देन क्या होगा? आइस। नहीं, तो आप खुद समझो, जब इसका डेंसिटी आई होगा तो मास छोटा पार्ट का ज्यादा होगा, और उतना ही छोटा पार्ट आइस कर लोगे तो क्या होगा? कम होगा। कहता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज मेंटेन एट 0 डिग्री सी। क्लियर है? तो 0 डिग्री सी पर आइस क्या हो रहा होगा? मेल्ट हो रहा होगा। एज आइस मेल्ट्स, क्लियर है? व्हेन द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, कहता है कि जब टोटल का टोटल आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल राइजेज। तो लेवल कहता है कि राइज कर जाएगा। आप खुद समझो, यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको V1 मैं मानता हूं, मास बाई डेंसिटी। अभी किसका डेंसिटी लोगे? वाटर का? नहीं, क्यों? डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब ये फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ, यानी वाटर डिस्प्लेस्ड का ये वॉल्यूम हो गया। क्लियर है? अभी अभी जब पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा तो ये जो है लेड वाला जो है चल जाएगा नीचे। नहीं, तब कितना वो लेड कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा? इसको मैं V2 मानता हूं। मास तो वही रहेगा ना लेड का। क्लियर है? तो लेड का मास वही रहेगा, ये हो जाएगा लेड का डेंसिटी। निश्चित रूप से दोस्तों लेड का डेंसिटी हाई है, यानी रो एल, एल फॉर लेड ग्रेटर देन रो वाटर। ये हाई है तो इसका वॉल्यूम कम होगा और इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो निश्चित रूप से V1 ग्रेटर क्या हो गया? V2। क्लियर है? तो कहता है कि जब आइस के फॉर्म में रहेगा तो वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम को ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। तो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पर लेवल क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा। अरे बीच में से वाटर हटाओगे तो राइज करेगा ना। सिंपल समझो, घर में एक बाल्टी पानी लेना, पूरा भरना नहीं है, मान लो कि आधा ही रखो और उसमें पैर डालो। तो पैर डाला तो पैर के वॉल्यूम के बराबर वाटर को क्या किया होगा? डिस्प्लेस किया होगा। तो उसका यार लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। उसका लेवल क्या होता है? बढ़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है? जैसे ये वाटर को हटाया, जस्ट लाइक वही जैसे पैर आपने डाला, यहां पर आइस ब्लॉक डाल रहे हो, और ये क्या है? लेड शॉट है। क्लियर है ना? तो वाटर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। हटो भाई, जगह दो। तो डिस्प्लेस करेगा तो ये ऊपर राइज करेगा। जैसे कि बाल्टी में आपने डाला पैर तो राइज किया,
लेकिन जैसे ही मेल्ट कर गया तो अब इस लेड का वॉल्यूम कम हो गया होगा, नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कम है ना, तो डिस्प्लेस कम होगा तो लेवल जो पहले था ज्यादा डिस्प्लेस था तो लेवल हाई था। अब जैसे पूरा मेल्ट हो जाएगा तो ये लेड का वॉल्यूम कम है ना, तो थोड़ा सा वाटर को हटाएगा, तो पहले से लेवल घट गया होगा कि बढ़ गया होगा, घट गया होगा। तो जैसे मेल्ट करेगा पूरा का पूरा तो लेवल घट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहता है बढ़ जाएगा, फॉल्स होगा कि करेक्ट होगा, फॉल्स, नॉट ट्रू। ओके, नाउ ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन एकदम माइंड में रखना है, कंसेप्ट है, केवल सोचना है। वही बाल्टी वाला बात याद रखिएगा, बाल्टी को घर में जैसे ही आप पानी आधा भरते हो, आप पैर डालते हो तो लेवल बढ़ जाता है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका असर्शन ऊपर विजिबल है ना। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन एंड रीजन का ये क्वेश्चन है, कहता है कि असर्शन में कहता है द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग एट हाई स्पीड, स्ट्रीम मतलब वही धारा, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग एट हाई स्पीड फ्रॉम ए गार्डन होज पाइप। आप लोग गार्डन में देखे हुए क्या, पाइप से वाटर निकल के रहता है, टेंड्स टू स्प्रेड लाइक फाउंटेन। फाउंटेन कहने का मतलब यहाँ से जैसे ऊपर करते हैं हम ना, तो इस तरह का बनता है ना, यही फाउंटेन है। कहता है व्हेन हेल्ड वर्टिकली अप बट टेंड्स टू नैरो, अब उसी को नीचे कर दोगे ना, टेंड्स टू नैरो, अब पतला हो जाता है, अब उतना फैलेगा नहीं, पहले क्या था ऊपर की तरफ फैला ज्यादा, और नीचे करोगे तो नैरो हो जाएगा। डाउन व्हेन हेल्ड वर्टिकली डाउन, मतलब कि वर्टिकली डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाता है। सही बात तो है, इसमें क्या शक है, ये तो एक्सपेरिमेंट भी आप घर पे कर सकते हो। घर में क्या करना कि पाइप नल में लगा देना और उसको वर्टिकली करो, ऐसे ज्यादा फैलेगा नहीं, ऐसे कर दोगे नैरो हो जाएगा, ठीक है। रीजन में कहता है इन एनी स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब इनकम्प्रेसिबल मतलब ऐसा नहीं कि पुश कर दिए या कंप्रेस कर दिए तो 1 लीटर से आधा लीटर हो गया, ऐसा हो जाएगा। वाटर को लगभग हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। अब ग्लास में वाटर लो, उसको मारो 1 फैट तो क्या कम जाएगा, अरे वो पानी गिर जाता है तब ना कम जाता है, यदि नहीं गिरे तब वॉल्यूम वही रहेगा। कहता है द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि dV by dt कांस्टेंट होगा। V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का आप क्या लिख सकते हो, d by dt, एरिया इंटू लेंथ, तो A इंटू dl by dt V हो जाएगा, AB। क्लियर है, ये कांस्टेंट होगा, ये भी सही बात है। तब ना V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A हो जाएगा। जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया नल का ज्यादा होगा, पाइप का ज्यादा होगा, वहां पर भी कम होगा। ये देखने का चीज है। घर में आपका नल है ना, क्या करना, नल को खोलो भाई, खोल दिया, और नल का जो छेद है उसको फिंगर से धीरे धीरे छोटा करना है, बंद करना है। तो बंद करोगे तो और तेजी से वाटर निकलेगा, नहीं, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोग किया होगा। इसका मतलब कि जब फिंगर से आप बंद कर रहे हो नल को धीरे धीरे, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है, तो घटेगा तो भी बढ़ेगा नहीं। इसलिए गाड़ी जो वॉश होता है, जहां पर गाड़ी धुलाता है, वो बहुत पतला किया हुआ रहता है, तो एरिया कम गया तो वेलोसिटी हाई होगा, अब वेलोसिटी हाई होगा तो कितना भी मिट्टी चिपका हुआ मार के खखोड़ देगा, नहीं खखोड़ देगा, तो आपका गाड़ी वॉश हो जाएगा, आप पैसा ले लेगा।
ये काम आप घर पर भी कर सकते हो, दम पतला बना दो, आगे मारोगे धड़ाधड़ सब मिट्टी गिर जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब कि ये भी सही है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर जैसे आप ऐसे किया हुआ था तो क्या था, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम ना जाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगा। वही ऐसे कर दोगे तो वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगा, तो एरिया कम जाएगा। मतलब कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यानी बोथ आर करेक्ट, both are true, reason is correct explanation of the assertion। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, fill in the blanks। A wire of length L and cross sectional area A is made of material of Young's modulus by। क्लियर है? If the wire is stretched by an amount x, मतलब कि x से इलोंगेट किया है, क्लियर है? द वर्क डन, तो वर्क का फॉर्मूला ये जस्ट लाइक स्प्रिंग, जैसा स्प्रिंग में पुल करते हो, तो स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता है पुल करने पर, हाफ kx² होता है। k को यहाँ पर क्या लिखोगे, बाई a, इसी के में इक्विवेलेंट होता है बाई a बाई l। क्लियर है? इंटू x² बन तो गया। क्या मजाक है यार, ये IIT में क्वेश्चन पूछा है, हो गया आंसर। क्लियर? बाई ए बाई एल जो होता है फोर्स कांस्टेंट होता है, जो k का इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है ना? नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व व्हिच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A solid sphere of radius r made of a material of bulk modulus k। सॉलिड स्फीयर है, उसका बल्क मॉडुलस मटेरियल का आपको दिया हुआ है कितना, k। क्लियर है ना? फर्दर क्या कहता है, इज सराउंडेड बाय ए लिक्विड इन ए सिलिंड्रिकल कंटेनर। सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ड्राम देखे हो ना, जाओ एक सॉलिड स्फीयर जाकर डाल दो, और सॉलिड स्फीयर का बल्क मॉडुलस कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है। कहता है मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। पिस्टन आप लोग देखा होगा, जब नहीं देखे हो तो जाकर गाड़ी के दुकान खुले, गाड़ी वाला दुकान जो है ना, जो गाड़ी का सर्विसिंग करता है, उसको कहना ना कि हमको भाई थोड़ा सा दिखा ना दो ब्लॉक ऑफ पिस्टन। देखिएगा सिलिंड्रिकल जो होगा ब्लॉक होगा, और उसमें इस तरह का सर्कुलर डिस्क टाइप का पिस्टन होता है, वही आगे पीछे होता है। हिट में आप लोग पढ़ा होगा। चलो देखिए, तो ऊपर से पिस्टन है, फर्दर क्या कहता है, व्हेन ए मास इज केप्ट ऑन द पिस्टन, तो उस पर मास रखोगे भाई, तो एक जगह प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड में सब जगह प्रेशर बढ़ जाएगा सेम अमाउंट से। ये बात पता है कि नहीं, मालूम है? तो कहता है कि द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर डेल्टा आर, डेल आर बाई आर, तो डेल पढ़ते हैं, डेल आर या डेल कितना हो जाएगा। सबसे पहले बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई बी। किसी को कष्ट है क्या इसमें? कोई कष्ट नहीं है। और एक माइनस साइन होता है, केवल माइनस केवल बताता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, और इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब भी न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू वाला क्वेश्चन बनाना हो, तब इस माइनस को नहीं लिया जाता। यही वेरिएबल वाला क्वेश्चन बनाना हो तब फिर साइन के साथ चलता है। क्लियर है ना? तो यहां से b दिया हुआ है k,
और डेल्टा पी कितना हो जाएगा mg, क्योंकि मास ब्लॉक का रखोगे तो कितना फोर्स बढ़ेगा mg, नहीं mg बाई ए, ये डेल्टा बी प्रेशर फोर्स बाई एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा बी बाई बी। क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं होगा। mg बाई के, इतना तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो यहां पर ध्यान दो, इधर आपको रेडियस के टर्म में लिखना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है? तो डेल्टा वी बाई वी, ये कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है डेल्टा आर बाई आर। क्लियर? ये बात पता है, ये काम तो जानता ही होगा। अब इसके बाद जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग डी का यूज करते हैं, ये बड़ा चेंज यार थोड़ा सा, तो पावर को क्या किया मैंने? गुना। ये भी काफी ज्यादा चेंज नहीं, थोड़ा सा। अब खुद समझो, एक यार स्फीयर आप डाल दोगे, और वो भी कैसा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर ऑफ मटेरियल ऑफ बल्क मॉडल्स। तो जैसे स्फीयर डाल दोगे पानी में तो क्या पचक के छोटा हो जाएगा यार? थोड़ा सा वॉल्यूम उसका घटता है। तो स्मॉल चेंज के लिए पावर गुना हो जाता है, जैसे ईरन में करते हो। ईरन कितना बहुत ज्यादा होता है। अब मान लेते हैं कि 10 मीटर लेंथ हमको मेजर करना है और उसको माप करके 15 कर दोगे, तो तुम मेजर कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? अरे थोड़ा बहुत ना चेंज होगा यार, इतना इतना ज्यादा एरर होगा। जब स्मॉल एरर होता है तो वहां भी आप पावर को गुना करते हो। अब यहां पर ध्यान दो, इधर डेल्टा वी बाई वी के वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 3 डेल्टा आर बाई आर mg बाई के। क्लियर? ये थोड़ा बड़ा चेंज होता है और इससे बीच वाला ये चेंज होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो आप 3 डेल आर बाई आर, कोई फर्क तो होगा नहीं, ऐसा हो जाएगा। नहीं, ठीक है? ये बीच वाला चेंज है, सबसे छोटा चेंज डी हो जाता है। नहीं, बड़ा चेंज, उसके बाद छोटा, उसके बाद डी, ये बीच वाला है। आपको निकालना है कितना? डेल आर बाई आर mg बाई 3k, यही तो आंसर आएगा। एरिया दिया हुआ ही है, यानी कौन सा हो जाएगा? mg बाई 3ka, ये रहा आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं चलता हूं। सेवंथ नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखो। कहता है पीस ऑफ मेटल फ्लोट्स ऑन मरकरी, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मेटल एंड मरकरी आर गामा 1 एंड गामा 2 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है ना? मेटल और मरकरी का वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको दे दिया। इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ मरकरी, if the temperature of both mercury and metal are increased by delta T, the fraction of volume of metal submerged in mercury changes by factor। चलो देख लो भाई क्या है। इतना तो क्लियर है कि जितना इसका वेट होगा, वेट ऑफ मेटल पीस,
वो अप थ्रस्ट के बराबर होगा। अप थ्रस्ट मतलब वायु से फोर्स नहीं, तब ना फ्लोट करेगा। जितना mg लग रहा होगा वायु से फोर्स उतना ही ऊपर लग रहा होगा। तो वेट कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम मैं मान लिया v, s फॉर सॉलिड नहीं, मरकरी तो लिक्विड है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, इसका क्या होगा? वॉल्यूम मरकरी का, सॉरी वॉल्यूम अब थ्रस्ट है ना, तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होता है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा रो एल इंटू जी, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा मरकरी का। नहीं, अब आगे देखना क्या है, तो ये पूरा का पूरा डूबा हुआ नहीं था, फ्रैक्शन न पूछ रहा है कितना चेंज होगा, तो पूरा पूरा नहीं डूबा हुआ था, कुछ डूबा हुआ होगा, बाकी ऊपर होगा। पूरा डूब जाएगा तब तो VL की जगह VS ले लेते हो, पूरा डूबा कहाँ है। तो यहां से ये कैंसल, ये कैंसल, तो VS बाई VL इज इक्वल टू VS बाई VL। आप ऐसा करो ना, फ्रैक्शन हमको निकालना है ना, तो पूरा वॉल्यूम है VS और लिक्विड में कितना, मरकरी में कितना गया है VL, तो पूरा पूरा वॉल्यूम नहीं गया होगा मरकरी में, नहीं। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? बड़ा बाई छोटा कि छोटा बाई बड़ा? छोटा बाई बड़ा ना, और स्मॉल बाई लार्ज। कितना हो जाएगा? इसको इधर डिवाइड किए थे, इसको इधर, तो रो एस बाई रो एल। क्लियर? यही फ्रैक्शन हो गया। इसी को मैं मान लेता हूं एफ, दिस इज फ्रैक्शन, एफ फॉर फ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब आगे देखो, रो एस जैसे ही आप हीट करोगे तब क्या होगा? डेंसिटी उसका घट गया होगा, नहीं, तो इनिशियल डेंसिटी रो एस बाई 1 प्लस गामा 1 इंटू डेल्टा टी। सॉलिड का गामा 1 था, मरकरी का गामा 2, डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला टर्म ऊपर चल जाएगा, तो 1 प्लस गामा 2 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई इनिशियल डेंसिटी रो है। नहीं हो जाएगा? क्लियर है? एक सेकंड रुक जाइए, इसको अलग मैं लिख दे रहा हूं। यहां तक क्लियर है? क्योंकि ये डेंसिटी इनिशियल है। अब जैसे ही हीट करोगे तो फ्रैक्शन को मान लेता हूं एफ डैश, ये हो जाएगा रो एस डैश और ये रो एल डैश। कोई कष्ट है क्या? ठीक है, और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसा कर दो ना, VL डैश बाई VS डैश इज इक्वल टू रो एस डैश बाई रो एल डैश। हीट करने के बाद अब इस रो एस डैश को, इनिशियल डेंसिटी क्या है? रो एस, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा 1 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई रो एल, इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस गामा 2 इंटू डेल्टा टी। यही नीचे वाला क्या चल जाएगा? ऊपर एफ डैश, ये फ्रैक्शन है। इसके बाद कितना हो जाएगा? रो एस बाई रो एल, और ये ऊपर चल जाएगा, तो 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी। ये रहा। क्लियर है? तो पहले फ्रैक्शन कितना था दोस्तों? ये था, नहीं, अब फ्रैक्शन कितना हो गया? ये हो गया। तो कितना फैक्टर से बढ़ गया? तो पहले से तो ये था ही,
फैक्टर मतलब गुना, तो इतना गुना से ये बढ़ गया, यही आंसर हो गया। नहीं, तो पहले से तो इतना था ही, और इतना फैक्टर से क्या हो गया, बढ़ गया। दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टर। क्लियर? क्लियर। यहां पर कितना आ जाएगा आंसर? ये आंसर आपका आ जाएगा 1 प्लस गामा 2 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा 1 इंटू डेल्टा टी। क्लियर? इतना फैक्टर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत मजा आया होगा। इसको जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं सबको आप प्रैक्टिस कर लेना, मजा आ जाएगा। अब चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कहता है? कहता है कि ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड डेंसिटी रो इज बीइंग पुल्ड अलोंग अ स्मूथ फ्लोर। देख लो, ये पुल कर रहा है विथ है हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन अल्फा। अल्फा एक्सीलरेशन है, तो बिना फोर्स के कैसे एक्सीलरेशन होगा? फोर्स कोई लग रहा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस एट द ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, मतलब ये है, यहां पर आपको टेंशन, यहां पर आपको स्ट्रेस फाइंड करना है। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए इसका एरिया तो पता है, नहीं पता है, तो ये मान लो यूनिफॉर्म रॉड ऑफ L डेंसिटी रो, ये मान लिया जाएगा। क्लियर है? यहां पर टेंशन पहले निकालना होगा। तो यहां पर टेंशन निकालने के लिए मिड पोर्शन पर एक का फ्री बॉडी डायग्राम आप कर दो। नहीं, एक पार्ट का मैं कर दिया। क्लियर? यही था ना? और ऐसे हैचिंग किया वैसे क्या दिक्कत है? अब क्या है कि ये वाला पार्ट, यहां पर तो कोई फोर्स लग रहा होता है, इधर एक्सेलेरेशन है, पूरा का पूरा बॉडी ये एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा, नहीं, तो ये वाला इसको क्या कराएगा, पुल कराएगा। चल भाई साथ साथ, तो ये पुल कराओगे, जितना फोर्स से पुल कराओगे ये ना टेंशन होगा। क्लियर है? अब इसका आधा का ये लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है? तो यहां पर मास इसका कितना हो जाएगा? तो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आपको दिया हुआ है, नहीं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A और वॉल्यूम कितना, सॉरी, एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। नहीं, क्लियर है? अब ध्यान दो, इधर यही ना पुल करते जा रहा है, ये क्या करते जा रहा है, पुल करते जा रहा है। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, क्या, और एक्सीलरेशन ये है, इसका एक्सीलरेशन कितना है, सॉरी अल्फा है, तो ये टेंशन नहीं फाइंड हो जाएगा। T बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या मजाक कर रहे हो यार? एक्सीलरेशन हो गया अल्फा AL रो बाई 2 इंटू अल्फा, ये हो गया आपका टेंशन। आपको क्या पूछ रहा है, स्ट्रेस पूछ रहा है। टेंशन इज ए फोर्स, नहीं, अब फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस देगा, तो L रो अल्फा बाई 2, यही आपका दोस्तों हो जाएगा स्ट्रेस। क्लियर? क्वेश्चन में अल्फा आपको जो क्वेश्चन में दे दिया वो नोन होता है, L भी दिया हुआ है, रो भी दिया हुआ है, बन गया क्वेश्चन। मतलब कितना, L रो अल्फा बाई 2, L रो अल्फा बाई, ये रहा। क्लियर है? तो आप नोट करोगे। ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। तो चलो दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये
कहता है कि ए हॉरिजेंटल पाइपलाइन कैरीज वाटर इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो एट ए पॉइंट अलोंग द पाइप where cross section is 10 centimeter. The water velocity is 1 meter per second. The pressure is 200 pascal. ठीक है यहाँ तक? तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. द प्रेशर इज 200 पास्कल. द प्रेशर ऑफ वाटर एट अनदर पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस इज. तो सबसे पहले आप इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल लो. किससे? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 बराबर a2 v2. क्लियर? ये भी बराबर कांस्टेंट अभी मैंने देखा था. इक्वेशन ऑफ क्या होता है? कंटिन्यूटी. यहां पर ये 10 दिया हुआ है. सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है. ये 1 ये कितना A2 5 इंटू V2. मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ V2 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. नहीं, अब इसके बाद बर्नौली थ्योरम क्या करता है? हॉरिजॉन्टल पाइप है तो सब जगह पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, तो वो लेना नहीं है. P1 प्लस रो GH दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा. नहीं, रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू रो G P2 प्लस रो GH, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है तो सब जगह हाइट सेम होगा, प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर. दिस इज बर्नौली थ्योरम. इसमें क्या होगा? ये तो कैंसिल हो गया. आपको P1 दोस्तों दिया हुआ 2000 पास्कल. पास्कल का नहीं करना, मीटर पर मीटर स्क्वायर. जैसा यूनिट में ऑलरेडी दिया है. हाफ इंटू रो. वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है आपका 10 टू द पावर 3. V1 कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर. राइट साइड क्या हो जाएगा? P2. यहां से आप फाइंड कर सकते हो. प्लस हाफ रो इंटू 10 पावर 3 इंटू V2. V2 एट 2 P2 नहीं निकल जाएगा, बन गया कुछ. तो यहां से इसको आप इधर कर दो तो P2 बराबर 2000 प्लस 10 टू द पावर 3. इसको इधर लाओगे तो हाफ इंटू 10 पावर 3 कॉमन हो जाएगा. तो ये बच जाएगा 1 माइनस 4 बच जाएगा. नहीं, क्लियर? 2000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 500. 1000 बाई 2 500 और ये माइनस 3. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 1500 माइनस हो जाएगा तो 500 बच जाएगा. पास्कल आंसर. क्लियर? ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन है. कहता है मेटल बॉल इमर्ज इन अल्कोहल वेज W1 एट 0 डिग्री C, W2 एट 50 डिग्री C. क्लियर है ना? W1 कितना डिग्री C पर है? 0 डिग्री C पर है. W2 क्या है? 50 डिग्री C पर. द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब क्या? वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज लेस देन दैट ऑफ अल्कोहल. क्लियर है? Assuming that density of metal is large compared to the alcohol, it can be shown that यहाँ पर W1 W2 क्या दिया हुआ है? apparent weights दिया हुआ है. तो apparent weights कितना हो जाएगा? apparent weights आप लोग जानते हो, W apparent बराबर W actual माइनस ऑफ थ्रस्ट बायोन्सी फोर्स. यही होता है ना? ये हमेशा ऊपर की तरफ लगता है इसलिए इसको आप थ्रस्ट मतलब फोर्स, अप मतलब ऊपर, इसको बायोन्सी फोर्स बोलते हैं.
क्लियर है ना? तो W1 अब थ्रस्ट हो जाएगा कितना, इसको हम यदि B1 B बोल देता हूं तो कितना हो जाएगा, रो एस इंटू रो एल, सॉरी VS इंटू रो एल इंटू जी, यही अब थ्रस्ट होगा ना। ये मेटल बॉल इमर्ज मतलब कंप्लीटली डूबा हुआ है, इसलिए मैं बॉल का जो वॉल्यूम था वह उतना ही अल्कोहल को क्या क्या होगा, डिस्प्लेस। क्लियर है? लेकिन पीछे वाला क्वेश्चन में फ्लोट कर रहा था, कुछ पोर्शन डूबा हुआ था, दोनों का फर्क समझना है। इन अल्कोहल वेज W1 क्या है आपका, एपरेंट वेट दिया हुआ है 0 डिग्री सी पर। क्लियर है? एक्चुअल वेट तो बदलेगा नहीं, जो चेंज होगा यही। सेकंड केस में जब 50 डिग्री सी हो जाएगा, ये कितना पर है, 0 डिग्री सी पर। जब 50 डिग्री सी हो जाएगा तो इसको बी डैश मान लेता हूं, तो VS डैश ये भी बदल जाएगा, लिक्विड का डेंसिटी भी बदल जाएगा, जी तो बदलेगा नहीं। ये कितना डिग्री पर, 50 डिग्री पर, जी कांस्टेंट होगा ना। चलिए यहां पर B डैश बाई बी इज इक्वल टू VS डैश बाई VS इनटू रो एल डैश बाई रो एल। क्लियर? क्लियर है? यहां तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना? अब इसको नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप तो फॉर्मूला लगा ही सकते हो ना। ये कितना हो जाएगा, VS डैश को लिख सकते हो VS इंटू 1 प्लस गामा S इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई VS इंटू यहां पर रो एल बाई रो एल, ये पहले से था 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर है? लिख सकते हो ना, रो बराबर रो नॉट बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, यही पढ़े हो ना। ठीक है? VS से VS दोस्तों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहां बच जाएगा 1 प्लस गामा S डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा। क्लियर? यही हो गया B डैश बाई B। अब यहां पर ध्यान दो, इधर तो प्योर हीट का कंसेप्ट है, हीट जिसको नहीं होगा, अच्छा ये क्वेश्चन बने रहेंगे। कहता है एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ मेटल इज लार्ज कंपेयर टू अल्कोहल, लार्ज होगा तब ना या डूबेगा। उस ऊपर में क्या कर रहा है, W2 एट 50 डिग्री से कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज लेस, जाहिर बात है मेटल कम फैलेगा और अल्कोहल क्या होगा, लिक्विड ज्यादा फैलेगा। तो गामा एल तो इतना तय है कि ज्यादा होगा, नहीं, यहां से गामा एल ग्रेटर देन गामा एस, तो इसका ज्यादा एक्सपेंशन हुआ होगा, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया ज्यादा और न्यूमरेटर कम हो गया। तो ऊपर वाला कम नीचे वाला ज्यादा, तो इधर भी होगा ऊपर वाला कम नीचे वाला ज्यादा, मतलब कि B ग्रेटर देन हो जाएगा B डैश। क्लियर? एपरेंट वेट जो है शुरू में कितना था, W1, तो एक्चुअल वेट को W मानते हैं, W माइनस B। सेकंड केस में एक्चुअल वेट तो वही रहेगा, ये B डैश है, और कहता है कि B ज्यादा है B डैश से, तो ये ज्यादा होगा, तो इसमें से घटा ज्यादा क्वांटिटी ना, इसमें से घट गया ज्यादा, तो ज्यादा घट गया तो W1 कम जाएगा। अब B डैश कम है तो W में से कम घटा होगा तो W2 ज्यादा होगा, तो देयरफॉर W2 शुड बी ग्रेटर देन W1। कोई कष्ट है क्या? यही आंसर हो गया। बोलिए, W2 ग्रेटर मतलब जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, तो मुंह देखिए W2 की तरफ खुला होना चाहिए,
कौन सा है खुला, ये W1 की तरफ खुला है, तो W1 बड़ा तो होगा नहीं, W2 बड़ा होगा। क्लियर? तो उम्मीद करते देखिए ना W2 बड़ा है, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या देखें कि ये जो प्रॉपर्टी जो मैटर का मैक्सिमम क्वेश्चन में हीट का कंसेप्ट घुसा हुआ है, तो जब आईआईटी का आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या लोग क्या करता है, फ्लूइड मैकेनिक्स कहता है कि भाई यहां से क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसको मत पढ़ो, उड़ा दिए। ठीक है? और हीट में एक्सपेंशन लोग कहते हैं कि सब छोड़ो ना, डायरेक्ट चल जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो क्या उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, लटक जाइएगा। इसलिए कोई भी चैप्टर दोस्तों उसको हीन भावना से छोटा नहीं देखना है, और टीचर को सारे चैप्टर्स को एकदम डिटेल पढ़ाना चाहिए। और देखिए आईआईटी नीट क्यों नहीं करता है, जरूर करेगा, लेकिन आपको तो डंडी मार देते हैं टीचर को, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। बोलेंगे एक्सपेंशन छोड़ो बेटा, चलो इधर थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। इसलिए सब चैप्टर को इक्वली जो है एकदम बढ़िया से रेडी करके जाइए, और देखिए आईआईटी को एकदम उखाड़ करके फेंक दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।